हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है आपके पास। पहला है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम। डाइवर्सिटी को सॉल्व कैसे करना है? डाइवर्सिटी का मीन्स 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन अवर अर्थ। इंडिविजुअली अगर आप एक एक स्पीसीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मीन्स होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में सर्वाइव करता है उसको हम हैबिटेट्स बोलते हैं। सभी का एडेप्टेशन अलग अलग टाइप का होता है। जिस बॉडी का जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसको हैबिटेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप डाइवर्सिटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो डाइवर्सिटी को हेल्प करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि आपने बोला सबसे पहला पॉइंट कि वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप एंड डिफरेंट हैबिटेट्स। तो दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म को हम नहीं जानते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी आपको सपोर्ट करेगी कि आपकी सराउंडिंग में आपको ये पता चलेगा कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है। जो क्लासिफिकेशन है उसका जो क्राइटेरिया है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही है। पहले यूनिसेल्युलर डेवलप हुआ होगा, उसके बाद मल्टी सेल्युलर फॉर्म हुआ होगा, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ। पहले प्रोकैरियोटिक डेवलप हुआ, उसके बाद यूकैरियोटिक डेवलप हुआ। तो इस बेसिस पर उसको जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसके बेस पर बायोडाइवर्सिटी को सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ लिविंग्स, है ना। आपको इसके पहले क्लासेस में जब हम इस टॉपिक के बारे में रीड करते हैं तो सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी में एंट्री करने के लिए आपको लिविंग्स के बारे में सिखाया जाता है। क्लास 11th में अब ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं रह जाता है। मेडिकल में यहाँ से क्वेश्चन डेवलप हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हमें सबसे पहले डिफाइन करना है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो नॉन लिविंग्स में पॉसिबल नहीं है, केवल लिविंग्स में ही पॉसिबल है। इसको बोलते हैं हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है वो मेडिकल में कई बार पूछा गया है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मीन्स क्या है? ग्रोथ का मीन्स होता है कि नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होना, या मास में इंक्रीज होना, या एक्यूमुलेशन होना, किसी भी चीज़ का कलेक्ट होना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। आप देखिए टॉपिक यहाँ पे मिक्सअप है, लेकिन मैं आपको 1 by 1 कैटेगरी में लेके जाऊँगा। सबसे पहले हम लिविंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग्स की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे की स्टेप ले जाऊँगा। नाउ द फर्स्ट इज ग्रोथ। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मीन्स यहाँ पे आपने वैसे तो लिविंग्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि जो नॉन लिविंग्स हैं वो भी ग्रोथ कर सकते हैं। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। आपने कहा जैसे माउंटेन्स हैं, बोल्डर है, सैंड मोल्ड है, ये भी ग्रो करते हैं। छोटे छोटे से क्लाउड्स होते हैं आसमान में, बड़ा सा एक क्लाउड बना लेते हैं, इसको भी ग्रोथ बोल सकते हैं। कोई स्टोन पड़ा हुआ है, 5 या 6 साल बाद आप उस प्लेस पे जाते हैं तो उस स्टोन में भी सरफेस ग्रोथ होगी। एक्यूमुलेशन और सरफेस, ये जो चीज़ें हैं ये हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ। अगर कोई भी अगर अंदर से ग्रोथ करता है, इंटरनली ग्रोथ करता है तो वो लिविंग है। अगर एक्सटर्नली ग्रोथ हो रही है तो वो नॉन लिविंग है। मीन्स यहाँ पे उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह ग्रोथ को डिफाइन किया हुआ है। जब आप प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, इन द केस ऑफ प्लांट, इन द केस ऑफ एनिमल, तो प्लांट्स में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मीन्स दे हैव पावर ऑफ डिवीजन। द सेल्स दे हैव पावर ऑफ डिवीजन, दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ग्रास से लेकर यूकेलिप्टस तक जब तक प्लांट में मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट रहेगा उसकी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहेगी। आप मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट कट कर देंगे, प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। मीन्स वी कैन सी दैट इन द केस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज अनलिमिटेड, बट इन द केस ऑफ एनिमल ग्रोथ इज लिमिटेड। आप एनिमल्स की बात करते हैं, हमारी लाइफ में रिवर्स गियर नहीं है। हमारी लाइफ में 3 फेज़ होती हैं। जब कोई न्यू बॉर्न बेबी डेवलप होता है तो वहाँ से उसकी ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है, जिसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इसके बाद प्यूबर्टी आती है तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे गैमीट प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो गैमीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद एक एज आती है जहाँ पे गैमिट्स का प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, मीन्स एजिंग टाइप की आ जाती है, उसको सेनेसेंट फेज बोलते हैं। मीन्स हमारी जो लाइफ है उसमें चीज़ें फिक्स है। मीन्स इन द केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ इज लिमिटेड। ग्रोथ के पार्ट को आगे कंटिन्यू करने के बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक लेके आएंगे, रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन के बारे में आपने सुना हुआ है। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इंक्रीज होना, इसको भी तो आप इसको भी तो रिप्रोडक्शन बोलेंगे। आपने कहा कि सर यूनिसेल्युलर सेल है, यूनिसेल्युलर सेल में धीरे धीरे जब ग्रोथ होती है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो डिवाइड होकर फिर से 2 डॉटर सेल को फॉर्म कर देती हैं। तो क्या हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सिनोनिम मान सकते हैं? आपने कहा कि रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या? रिप्रोडक्शन का मीन्स डिवाइड होना, है ना। ग्रोथ का मीन्स क्या हो गया? ग्रोथ का मीन्स हो गया कि एक्यूमुलेशन या नंबर में इंक्रीज आना। भाई एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, हमने उसको ग्रोथ भी बोला। यहाँ पे डिवीजन का मीन्स आपने रिप्रोडक्शन बोला। तो रिप्रोडक्शन जो है वो बायोडाइवर्सिटी के केसेस में वैसे अलग अलग होता है। आपने देखा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, या आपने सेक्सुअल और असेक्सुअल 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से क्यों हटा दिया गया है, इसका मीन्स हम लोग समझें। रिप्रोडक्शन को इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला गया क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लिविंग्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जो स्टेराइल कंडीशन में होते हैं। तो क्या वो लिविंग नहीं है क्या वो, है ना। जैसे म्यूल्स होता, म्यूल्स इन द केस ऑफ म्यूल्स हो गया, और इसके बाद स्टेराइल वर्कर हनी बी हो गया। हनी बी की जब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 मेंबर आते हैं। एक तो स्टेराइल वर्कर होते हैं, एक डिप्लॉइड क्वीन होती है, और एक होता है ड्रोन जिसको मेल बोलते हैं। तो बी की लाइफ साइकिल में जो वर्कर है, वो स्टेराइल कंडीशन में है, मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ऐसे ही अगर आप ह्यूमन कपल्स की बात करते हैं, ह्यूमन कपल्स में भी जो इनफर्टाइल कंडीशन में होते हैं, जो स्टेराइल कंडीशन में होते हैं, तो ये एक्सेप्शन केस एक आता है कि लिविंग्स की आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मीन्स होता है ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकर्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकर्स इनसाइड द बॉडी। आपने कहा सर रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, तो इन प्रोसेस में जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमने कंबाइंड फॉर्म में एक वर्ड दे दिया, मेटाबॉलिज्म। भाई मेटाबॉलिज्म 2 टाइप की होती है। आपने कहा एक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, एक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मैं यहीं पे मेटाबॉलिज्म का टाइप आपको बता दे रहा हूँ। एक तो हमारा आता है एनाबॉलिज्म, एक नेम आता है एनाबॉलिज्म, और दूसरा नेम आता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एक हमारा एनाबॉलिज्म और दूसरा है हमारा कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो एक हमारा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव है। एनाबॉलिज्म का मीन्स ये कंस्ट्रक्टिव है और कैटाबॉलिज्म का मीन्स ये डिस्ट्रक्टिव है। समझिए ये किस टाइप के प्रोसेस होते हैं। जब कोई चीज़ ब्रेक होगी, तो हम उसको डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। जब कोई चीज़ फॉर्म होगी तो हम उसको कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, मीन्स एनाबॉलिज्म। अब आपको ऐसी रिएक्शन याद करने हैं, ऐसे प्रोसेस के बारे में आपको याद करना है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन हो रहा हो। चलिए सबसे पहला पार्ट हमारा, आपने कहा एनाबॉलिज्म। मैं बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव में क्या आएगा। आपने कहा सर फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के कॉम्बिनेशन से, है ना। एनाबॉलिज्म का मीन्स क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव मीन्स जब कोई चीज़ बनेगी, आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को आप याद कीजिए, CO2 और H2O के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है यहाँ पे। दूसरा आपने बोला कि नाउ द सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मीन्स होता है ब्रेकडाउन होना। भाई एनर्जी तो बनेगी लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन इन 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और 1 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रिपेयर होते हैं। ये तो हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भाई बायोलॉजी कनेक्टेड है। डाइवर्सिटी पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, बायोलॉजी कनेक्टेड है। आप ये हर टॉपिक में ये फील करेंगे कि कैसे ये कनेक्ट होती है। तो कैटाबॉलिज्म में हमने रेस्पिरेशन को रख दिया, एनाबॉलिज्म में हमने किसको रख दिया, फोटोसिंथेसिस को रख दिया। भाई इसको तो मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलूँगा, क्योंकि इस टाइप की जो रिएक्शन है वो नॉन लिविंग में परफॉर्म नहीं होती है ना, नॉन लिविंग परफॉर्म नहीं होती है। चलिए मेटाबॉलिज्म के बाद देखिए, अब हमने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम है। भाई कोई सेल है धीरे धीरे ग्रोथ करती है, ठीक।
तो ग्रोथ करती है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए उसको रिप्रोडक्शन को, और दोनों की केसेस में हमने नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बारे में डिस्कस किया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि दीज आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। मैं मेटाबॉलिज्म के केस में मैं आपको डिफाइन ही नहीं कर पाया कि मैं ये नहीं बोल सकता कि टेबल में भी मेटाबॉलिज्म होती है ना। जो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। नाउ द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता है रिस्पॉन्स करना। वही प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे रिस्पॉन्स करते हैं भाई, माना कि उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है लेकिन वो रिस्पॉन्स करते हैं। आपने फोटो पीरियडिज्म के बारे में सुना होगा, आपने ट्रॉपिक जैसा वर्ड सुना होगा, ट्रॉपिक, TROPIC, ट्रॉपिक। आपने कहा कि सर जो रूट्स होती हैं वो नीचे की साइड ग्रोथ करती हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जैसा वर्ड हमने यूज़ किया। समझे यहाँ पे, ये वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कोई प्लांट है, ये रूट सिस्टम है और ये है इसका स्टेम, ये एरियल पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कोई भी प्लांट हो उसका जो रूट सिस्टम है, मैंने यहाँ पे RS लिख दिया, मीन्स रूट सिस्टम। आपने कहा कि सर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऊपर सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो रूट्स देखिए, रूट्स नीचे की साइड ग्रोथ करती है, मीन्स हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की साइड ग्रोथ कर रही है, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन जो रूट्स है वो सनलाइट की अपोजिट ग्रोथ कर रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। आगे आप समझदार हैं। आगे वाला दूसरा जो पार्ट है स्टेम वाला या एरियल पार्ट वाला, इसका अपोजिट करके आप उसको कवर कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस का मीन्स होता है कि रिस्पॉन्स करना। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर की सराउंडिंग में कोई अगर चीज़ है तो उसके लिए लिविंग रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो चाहे प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, रिस्पॉन्स तो है, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे तो रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता है ना। तो कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म प्लस सेल ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है इनको हम बोल सकते हैं कि दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन लिविंग में किसी ग्रुप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि सेल्स का ग्रुप बनेगा, टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू ग्रुप बनेगा, ऑर्गन बोलेंगे। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली पर्सन, ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी हमारे खुद के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्स करती है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। दिस इज द होम्योस्टेसिस, आपने सुना हुआ है। हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से कोरिलेट करता है, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करता है, तब जाके हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। फाइनली हम यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर करते हैं, जिस पार्ट में लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाला पार्ट क्लियर किया गया। नेक्स्ट पार्ट आता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम लोग नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मीन्स आपको समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग्स एंड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स। अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स हैं, कोई एक्वाटिक है, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एरियल है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे फाइनली बायोडाइवर्सिटी में आपने बताया कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी को मैं यहाँ पे एक्सपोज करना चाहूँगा अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करते हैं, क्योंकि आपको बायोडाइवर्सिटी की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलेगा। ऑर्थ्रोपोड्स की अगर बात करते हैं तो 9,21,000 प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म में अगर बात करते हैं तो 2,50,000। नाउ द नेक्स्ट इज फिश 19,000, ब्रायोफाइटा, बर्ड्स, एम्फीबिया, मैमल्स, जिम्नोस्पर्म। तो ये जो डाइवर्सिटी मैंने यहाँ पे बताया है आपको, अप्रॉक्स डाइवर्सिटी है, तो 4 out of 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में 4 इंडिया के लिए है। इंडिया के पास कितनी है? 4 है। उनमें से एक एग्जांपल है हॉटस्पॉट बोला गया वेस्टर्न घाट। हॉटस्पॉट का मतलब जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, हमने हॉट स्पॉट बोल दिया, डाइवर्स एरिया मिलेगा, वेस्टर्न घाट इसका एग्जांपल हो गया। टेक्सोनॉमी को 2 वर्ड में ब्रेक किया गया है, टेक्सिस और नोमोस। टेक्सिस का मीन्स होता है ऑर्डरली अरेंज। आप किसी न किसी ऑर्डर के बेसिस पे उसको अरेंज करना चाहते हैं, किसी न किसी ऑर्डर के बेसिस पर आप उसको अरेंज करना चाहते हैं, इसको टेक्सिस बोला गया। और नोमोस का मीन्स होता है लॉ।
रूल्स रेगुलेशन भी होंगे भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि आपने अपने मन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया। टेक्सोनॉमी जो नेम है ये AP डी कैंडोले ने दिया। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी में कैरोलस लीनियस का नेम आता है। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी में सांतापाउ का नेम आता है। अलग अलग टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, अल्फ़ा, क्लासिकल, मॉर्फोलॉजी, बीटा। ये एक्सप्लोरेटिव है, मीन्स इसमें एक्सप्लोर करते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी मीन्स जब आप सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर डाइवर्सिटी को आप डिफाइन कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये आपका यूकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेल का स्ट्रक्चर आपने कहा यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। भाई कैरियोटाइप मतलब होता है न्यूक्लियस के बेसिस पर। कैरियोटाइप उसका न्यूक्लियस कैसा है, डेवलप है या अनडेवलप है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो किस कंडीशन में पड़े हुए हैं, तो ये कैरियोटाइप हो। कीमो मतलब केमिकली, आपने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनती है, तो हमने कहा कि सेल वॉल के अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन अलग अलग है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग कीमो के अकॉर्डिंग वहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। आपने कहा कि सर प्लांट के केस में तो सेल वॉल सेलुलोज की होती है, फंगस में काइटिन की होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, और एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर उन्होंने अरेंज किया, तो उसको उन्होंने बोल दिया टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में ये सारे टाइप्स आते हैं। आपको ज़्यादा एंटर नहीं करना है, चैप्टर के अंदर आगे मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेक्सोनॉमी को अगर आप बात करते हैं कि अब कैसे इसको अरेंज किया जाए, टेक्सोनॉमी को कैसे अरेंज करना है। टेक्सोनॉमी का मतलब तो मैंने बता दिया कि हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टराइजेशन। किसी न किसी कैरेक्टर के बेस पर मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगा। अगर मुझे कोई सैंपल दिया जाता है तो मैंने कहा देखिए ये ग्रीन कलर है, देखिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक कैरेक्टर है ना। आपको पता है कि जब आप एंड में पढ़ेंगे चैप्टर में, वहाँ पे की जैसा वर्ड आएगा, की, KEY मीन्स की का मीन्स होता है अल्टरनेटिव फॉर्म। किसी न किसी कैरेक्टर के बेस पर आप उसको क्लासीफाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली कैरेक्टराइजेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन। उसको आइडेंटिफाई करना, हमने बोला ये प्लांट, मतलब मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने कहा कि ये किसी न किसी कैरेक्टर के बेस पर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने बाद आता नॉमेनक्लेचर। अब मुझे उसका नेम बताना पड़ेगा। तो नॉमेनक्लेचर में दो टाइप आते हैं, मैं बता दूं, ओरली बता दूं। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नाम रखना। अगर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है और उसको मुझे सभी को इंट्रोड्यूस कराना है, तो मुझे कोई ना कोई तो नेम देना पड़ेगा। वो नेम देने के दो फॉर्मेट हैं, आप लोकल नेम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप यूनिवर्सल नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स ऐसा नेम सपोज एट यहाँ पे हम लोग मैंगो के कितने सारे नेम देते हैं। कोई लंगड़ा आम आता है, अलग अलग वैरायटी होती है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पे कांदा कांदा बोलते हैं, हमारे यहाँ कांदा जैसा वर्ड कम यूज़ किया जाता है। तो ये होता है कि लोग उस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो खुद उसको पहचान सकें, एक ऐसा कॉमन नेम देते हैं जो उनके स्टेट में या उनके लोकल एरिया में वो फेमस हो जाता है। उसी के नेम से सभी लोग उसको जानते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाते हैं या फॉरेन कंट्री में किसी और रीजन में जाते हैं, तो आपके पास एक ऐसा नेम होना चाहिए जो सारी जगह हो। भाई लंगड़ा आम हम उरी में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लंगड़ा आम हम हर कहीं पर भी बोलते हैं। अमेरिका में तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा आता है साइंटिफिक नेम। तो पहला हमारा लोकल नेम जो होता है उसको वर्नाकुलर बोला गया, वर्नाकुलर। और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो है साइंटिफिक नेम। अगर आपने बोला है कि सर मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है, तो मैंने कहा ये तो अमेरिका में भी पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी मैंगीफेरा इंडिका ही होगा। नॉमेनक्लेचर में कुछ सिस्टम आए, ट्राइनोमियल आया, पॉलिनोमियल आया, बाइनोमियल आया। ट्राइनोमियल मीन्स होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को तीन नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये इंडियन क्रू का नेम है। कॉर्वस जो है वो जीनस है और स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस उसकी स्पीसीज है, ठीक है। तो फाइनली ये कैरेक्टराइजेशन से लेके आपका नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट कवर होता है। नॉमेनक्लेचर में अभी हमको पढ़ना है क्या, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल फेल हो गया क्योंकि डिफ़िकल्टी थी थोड़ा सा ज़्यादा नेम। अगर किसी पॉलिनोमियल तो पहले ही ब्लॉक था कि एक ऑर्गेनिज्म के आपने कई सारे कैरेक्टर के बेसिस पर एक लॉन्ग सा नेम रख दिया, तो वो डिफ़िकल्टी थी, बायोडाइवर्सिटी उससे कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती थी। इसीलिए उस बायोडाइवर्सिटी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बहुत ही फेमस है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मीन्स होता है आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, कैरोलस लीनियस
फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आते हैं, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी नेम आता है कैरोलस लीनियस। तो देखिए मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। एक और नेम मैं लिख दे रहा हूँ, फेमस है काफ़ी, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। इसका मीन्स ये मैंने दो आपको एग्जांपल दिए इन द अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। बाई मीन्स होता है टू, नोमियल मीन्स होता है नेम देना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नेम देने वाला सिस्टम ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। यहाँ पे लीनियस का नेम आता है, कैरोलस लीनियस का नेम आता है। आपने कहा कि जो दो बाइनोमियल में क्या होता है, टू वर्ड्स होते हैं, टू वर्ड्स। देखिए साइंटिफिक नेम में टू वर्ड्स है ना, एक मैंगीफेरा है, एक इंडिका है। ऐसे ही जब आपने पी की बात की तो एक पाइसम और सेटाइवम। उन्होंने कहा जो पहला जो वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनस, पहला जो वर्ड होता है उसको जीनस बोलते हैं। दूसरा जो वर्ड है उसको बोलते हैं स्पीसीज। और जीनस को यहाँ पे बोला गया है जेनेरिक एपिथेट, क्योंकि कई सारे लोगों को जीनस और जेनेरा में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। इसको बोलते हैं जेनेरिक एपिथेट, एपिथेट, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, ये यूनिवर्सल रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि अगर ये जो साइंटिफिक नेम है अगर किसी बुक में प्रिंट होते हैं तो इटैलिक्स में होता है, लैटिनाइज फॉर्म में होता है, और अगर इसको हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हमें इसको अंडरलाइन करना पड़ता है। ये इसके रूल्स होते हैं कि साइंटिफिक नेम आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, लैटिनाइज फॉर्म में रहता है। अगर कोई भी साइंटिस्ट अपना नेम चाहे तो वो एब्रीवेटेड फॉर्म में दे सकता है। सपोजेट मैंगीफेरा इंडिका को कैरोलस लीनियस ने डिस्कवर किया तो वो इसको कैसे लिखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका लिन डॉट, और ये जो ऑथर मीन्स साइंटिस्ट ने जो अपना नेम लिखा है इसको बोलते हैं ऑथर, ऑथर सिटेशन, ऑथर सिटेशन हो गया ये। तो फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज इक्वल जेनेरिक एपिथेट प्लस स्पेसिफिक एपिथेट प्लस ऑथर सिटेशन। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, टेक्सोनॉमी, जहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और इसके आगे का टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची और टेक्सोनॉमिकल एड्स को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ एंड